ओके गाइस, हम सबसे पहले ना कुछ बेसिक्स देखते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जीएस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। ये तीन लोगो हैं। ये तो आई थिंक सबको पता होगा। इसमें एक HTML का है, दूसरा CSS का है, तीसरा जावास्क्रिप्ट का है। अब ये काम क्या करते हैं? HTML हमारा वेब ऐप का स्ट्रक्चर बनाती है। अभी तक जो हम काम करते थे, कोई वेब ऐप या वेबसाइट बना रहे थे, हमें अभी तक ये पता था कि वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनती है। ऐसे ही है ना? तो HTML उसमें क्या करती थी? HTML हमारे पेज का स्ट्रक्चर बनाती है। जिस तरह से आप ये स्केलेटन देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारा। CSS क्या करती थी? CSS उसकी स्टाइलिंग करती है। अब ये जो भी ये आप इमेज देख रहे हैं, अब स्टाइल में है, स्टाइलिंग होगी इसकी। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? ये ब्रेन है, ये फंक्शनैलिटी ऐड करती है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। कुछ डायनामिक डाटा हमने शो करवाना है, हमने यूजर इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी है। अब यूजर इंटरैक्टिव क्या होती है? एक वेबसाइट तो ऐसे है कि बिल्कुल स्टैटिक पेज आ जाए, जैसे विकीपीडिया है। विकीपीडिया की जो वेबसाइट है वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आप उसको रीड करते हैं, नेक्स्ट पेज में नेविगेट करते हैं तो वो नेक्स्ट उसका पेज आ जाता है, या मजीद सर्च करते हैं। अच्छा, अभी यूजर इंटरेक्शन क्या होती है कि जिस तरीके से फेसबुक की ऐप है, फेसबुक की वेबसाइट है, उसमें आप पोस्ट को लाइक भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है? ये यूजर इंटरेक्शन है। यूजर वेब ऐप के साथ, वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? यूजर इंटरेक्शन क्रिएट करती है। ठीक है। अब ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी, आप एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं। आप कंसिडर करें कि जो एक घर है ना, घर का एक स्ट्रक्चर बनता है, ग्रे स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जो ईंटों से और सीमेंट से बनता है। वो क्या है? आपकी HTML आपका घर का स्ट्रक्चर बना रही है। CSS क्या है? घर की वॉशरूम में जो फिनिशिंग हो रही है, पेंट हो रहा है, टाइलिंग हो रही है, ये सारी आपकी, ये काम क्या होता है? स्टाइलिंग का काम CSS करती है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? आप अपने घर में फ्रिज रखते हैं, आप अपने घर में टीवी लाते हैं, आप आयरन और इस तरह की जो चीजें हैं, ये फंक्शनैलिटीज ऐड कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितनी लगा रहे हैं, ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट का काम है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक आपने अभी टर्म ये देख लें, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये आपने अभी माइंड में रखनी है। HTML जो है ये इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है। ठीक है। अब अहमद भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। HTML के बारे में हम यही कहते हैं कि HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक मतलब ढांचा वो खड़ा कर देता है। आपने ढांचे की तो तस्वीर भी सामने लगा दी है। तो उसके बाद रंग रोगन करने के लिए, थोड़ी खूबसूरती लाने के लिए हम स्टाइलिंग करते हैं CSS के थ्रू। और फिर उसके साथ इंटरेक्टिविटी लाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं या इसकी लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। तो इस तरह बेसिकली जो है ना, वो एक सिंपल वेबसाइट बन रही होती है। अगर हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें तो हमें एक फ्रंट एंड चाहिए होता है, ठीक है, एक बैक एंड चाहिए होता है और एक डेटाबेस चाहिए होता है। अब फ्रंट एंड के अंदर आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। और बैक एंड में फिर आगे जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क या मतलब कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी, और डेटाबेस तो फिर एक एक अगले लेवल पे आ जाती है बात। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे थे, जिस तरह आपने हाउस की एग्जांपल भी दी और जिस तरह आपने ये एक इंसान की एग्जांपल दे के सारी चीज़ें समझाई हैं, तो मैं तो इसमें यही कहूंगा कि ठीक कह रहे हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपने इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग की ये टर्म याद रखनी है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी आप ये देखें, अगर आपका पिज्ज़ा खाने का मूड है तो आप दो तरीके से खा सकते हैं। या तो आप घर में उसको बनाएंगे, या आप पिज्ज़ा को ऑर्डर करेंगे। यही दो तरीके हैं। ठीक है। अब ये जो पिज्ज़ा बनाने वाला काम है, इसको कहते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, यानी आप सारा काम खुद कर रहे हो।
जो दूसरी टाइप है वो है डेक्लरेटिव प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है कि आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, वहां पे जो भी फूड चेन जिससे भी आपने ऑर्डर किया है, उनका कुक, उनका शेफ बनाएगा पिज्जा, उनका डिलीवरी बॉय आपको पिज्जा दे जाएगा, आपने पिज्जा खाना है। ठीक है, ये इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग और डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग आप माइंड में रखिएगा। अभी हम ये लोगो देखें, इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो ये है रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस एक्चुअल में है क्या? ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। अब ये रिएक्ट आई कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर किसी ने फेसबुक यूज किया है बैक इन 2012 या 11, तो उनको आइडिया होगा कि उसमें फेसबुक में एक इशू ये आता था कि जो मैसेजेस आते थे ना, ऊपर जो हेडर होता था, नैव बार होता था, उस पे एक चैट का आइकन आता था। जब भी न्यू मैसेज आता था तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता था रेड कलर का कि इतने न्यू मैसेजेस आए। अब समटाइम्स होता था नीचे भी चैट का वो था, आप वो चैट के डायलॉग बॉक्स से वो मैसेज पढ़ भी लेते थे तो वो वहां से जो है वो रिमूव नहीं होता था। यानी जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब बनी हुई थी फेसबुक, तो स्टेट जो है आप ऐसे कह लें कि डॉम जो है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो एलिमेंट होते हैं, या एचटीएमएल के एलिमेंट कह लें, एचटीएमएल के एलिमेंट की स्टेट जो है ना वो सिंक नहीं थी। ठीक है, तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को इंट्रोड्यूस किया। अब रिएक्ट जेएस क्या करती है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस जो है ना वो बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, रिएक्ट एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस बनाने में हमारी हेल्प करती है। अब रिएक्ट के बगैर भी हमारा काम चल रहा था, विदाउट रिएक्ट हम वेबसाइट्स बना रहे थे, उसमें इंटरैक्टिव यूजर इंटरैक्शन भी थी, सारा काम हमारा हो रहा था। लेकिन रिएक्ट क्यों यूज की, फिर हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई? देखें, एज अ डेवलपर हमने अभी सोचना है, एज अ डेवलपर अगर मेरे पास कोई ऑप्शन आए कि मेरा बहुत सारा काम एक लाइब्रेरी मुझे कर देगी, तो मैं डेफिनेटली उस पर स्विच करूंगा। क्योंकि बजाय इसके कि मैं अपना सर खपाऊं, सारा कोड लिखूं, तो एक अगर रिएक्ट को मैं यूज करता हूं तो मैं यूजर इंटरफेसेस बहुत आसानी से बना सकता हूं। ये तो एक फीचर हो गया इसका। बूस्ट परफॉर्मेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट, virtual डॉम, इम्प्रूव सर, डेवलपमेंट वर्कफ्लो। जी, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी आगे आते हैं, आगे डिफरेंस आते क्या हैं। हो रहा? जी अभी आगे चलेंगे, आगे आते हैं, उस पर करते हैं बात। अभी फ्रेमवर्क आएगा ना जब, तो हम उसमें डिफरेंस बताएंगे। ओके, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। अब कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच क्या है? रिएक्ट में क्या करते हैं, अब हमने टाइपस्क्रिप्ट में या जावास्क्रिप्ट की बात करें, हमने फंक्शंस पढ़े थे, और उसमें हम बार बार एक ही बात करते थे कि इससे कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है। यानी हम वो फंक्शन एक बार डिफाइन करते हैं और उसके पैरामीटर एज अ इनपुट दे के हम उसको कहीं पे भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्ट में जो है ना, कॉन्सेप्ट यही है कंपोनेंट का, कि हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, एक सेपरेट आपने कंपोनेंट बना लिया। फॉर एग्जांपल, आपने एक नैव बार है, नेविगेशनल बार या हेडर आप कह लें वेबसाइट का, जिसमें आपका होम, कांटेक्ट और इसके लिंक्स आते हैं सारे। अब आप रिएक्ट में क्या करते हैं, एक कंपोनेंट के थ्रू उसको डिजाइन कर लेते हैं, यानी उसको एक डिजाइन करके एक कंपोनेंट बना लेते हैं। अब उस कंपोनेंट को आप जहां यूज करना चाहेंगे, आप उसको चेंज करना चाहेंगे, वो बहुत आसान हो जाएगा। बजाय इसके कि आप जावास्क्रिप्ट में आपने कोड लिखा हो तो आप जगह जगह जहां जहां वो यूज हो गया तो आप उसमें वहां जाके चेंज करें। इसमें क्या होगा, कंपोनेंट एक सेपरेट होगा आपके मेन कोड से। आप आप उस कंपोनेंट में जो चेंजेस करेंगे वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे फंक्शन में होता था, फंक्शन आप 10 जगह आपने अगर यूज किया टाइपस्क्रिप्ट में, लेकिन आपने फंक्शन की जो डेक्लेरेशन है, अगर आपने कोई चेंज करनी है, आप उस डेक्लेरेशन में चेंज करेंगे तो वो सारी जगह उसका इफेक्ट चला जाएगा। ठीक है,
कोड स्प्लिटिंग पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड, ये चीजें आप जो है ना थोड़ी सी खुद भी सर्च कर लेंगे। अब रिएक्ट में क्या था, रिएक्ट जीएस लाइब्रेरी के साथ बहुत सारे टूल भी रिक्वायर्ड थे। रिएक्ट जेएस के साथ बहुत सारे टूल्स भी रिक्वायर्ड थे, ठीक है। जैसे नेविगेशन के लिए रिएक्ट राउटर आया, रिएक्ट राउटर का पैकेज करना पड़ता था। फिर अब हमारा जो ब्राउजर है वो 3 लैंग्वेजेस समझता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये जो रिएक्ट है, रिएक्ट में हम आगे चल के देखेंगे, हम वहां पे एक डिफरेंट लैंग्वेज, लैंग्वेज तो डिफरेंट नहीं है, सिंटैक्स डिफरेंट यूज करते हैं, .jsx, ठीक है, जिसको हम जावास्क्रिप्ट XML भी कहते हैं। आगे चल के उसकी बात होगी, बट वैसे अभी बता रहा हूं। अब वो उस सिंटैक्स को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेबल रिक्वायर्ड था। इसी तरह जो भी आपके जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी बंडलिंग के लिए वेब पैक यूज होता था, रीडेक्स, एक्सियोस, फैच, ये सारे जो टूल्स हैं रिएक्ट के साथ यूज होते थे, ठीक है। अब रिएक्ट क्या है, डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। पहली मैंने आपको बताया था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, वो क्या है, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। और ये रिएक्ट क्या हो गया, डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग और इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये आपको समझ आ गया तो आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि यार हम क्यों ये रिएक्ट यूज करेंगे, क्यों नेक्स्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस हमें क्यों चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये अहमद साहब की एक गाड़ी है। अहमद साहब अपने किसी दोस्त के पास, दोस्त उनका है, शिफ्ट हुआ है रिसेंटली सिटी में। अहमद साहब उनको विजिट करना चाह रहे हैं, तो अहमद साहब को एड्रेस नहीं पता, तो अहमद साहब क्या करेंगे, एक ऑप्शन तो ये है कि वो मोबाइल फोन कॉल करेंगे अपने दोस्त को और उनसे डायरेक्शंस पूछेंगे, ठीक है। वो उनसे क्या करेंगे, डायरेक्शंस पूछेंगे, अच्छा मैं कहाँ जाऊं, अब किधर जाऊं, लेफ्ट हो जाऊं, राइट हो जाऊं, वो उनको डायरेक्शंस बताएगा, ठीक है। ये है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, यानी आपको एक एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। ये हम किसके थ्रू करते हैं, ये हम जो पहले करते थे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग करते थे वेबसाइट्स बनाने के लिए, उसको कहें आप इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। अच्छा, दूसरी ऑप्शन इनके पास क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि ये अपना मोबाइल फोन निकालें, उसमें गूगल मैप्स डाउनलोड करें। अब उसकी एक कंडीशन ये भी है कि इनके पास मोबाइल नेटवर्क भी होना चाहिए, डाटा भी होना चाहिए। ये गूगल मैप्स इंस्टॉल करेंगे फोन के ऊपर, फिर उसमें डायरेक्शन डालेंगे या कोई कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं, डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये रिएक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं। रिएक्ट के थ्रू, रिएक्ट क्या करती है, रिएक्ट एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। अब रिएक्ट एक यूटिलिटी भी कह लें। अहमद साहब ने क्या किया, एक यूटिलिटी को डाउनलोड किया और डायरेक्शंस क्या की, अपने दोस्त उसकी डायरेक्शंस डाल के उनके पास पहुंच गए। अब हम, एक तीसरी ऑप्शन भी है इनके पास। तीसरी ऑप्शन क्या है कि गाड़ी में ही ऐसा फीचर हो, इनकी गाड़ी में ही ऐसा फीचर हो कि उसमें मैप्स शो हो गए, तो इनके लिए तो और भी आसानी हो जाएगी, ना इनको मोबाइल फोन निकाल के देखना पड़ेगा, ना इनको गूगल की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐसा ही है ना, यानी ये अभी जो पूछ रहे थे ना लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस ये देख लें, इनके पास कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कंप्लीटली कॉन्फ़िगर्ड चीज मौजूद है, यूटिलिटी मौजूद है, ठीक है। अब अहमद साहब जस्ट क्या करेंगे, अपने नेविगेटर के थ्रू नेविगेशन करके दोस्त के पास पहुंच जाएंगे। तो ये होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसमें कि ये हम किस तरीके से क्यों यूज कर रहे हैं, रिएक्ट क्यों यूज की और उसका क्या फायदा है और नेक्स्ट का क्या फायदा है। अब आ जाते हैं हम, अच्छा मैंने यहाँ पे ना एक नीचे लिंक दिया हुआ है। सब लोगों ने एक तो ये कोशिश करनी है कि इस लिंक पे एक छोटा सा, मतलब छोटा सा तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही है, घंटा लग जाएगा आपको, ये ट्यूटोरियल लाजमी लेना है नेक्स्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये है फाउंडेशंस का है,
इसको आपने जरूर स्टडी करना है, ये एक दफा गो थ्रू कीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट की क्यों हमें जरूरत पेश आई? अहमद साहब इसमें कुछ करना चाहें तो आप, अहमद भाई। जी जी, ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मैं ओके। देख लूँ। सर वो जो नेक्स्ट, तीसरी किस्म आपने बताई है, एक तो आपने बताई है ना डिक्लेरेटिव, एक बताई इम्पेरेटिव, तीसरी मुझे और नहीं तीसरी की वो मैंने जो एग्जांपल खुद बना दी है, वो ये तीसरी भी इनफैक्ट डेक्लेरेटिव ही है। जिसमें वो, डिक्लेरेटिव है। जी, अच्छा ये भी तीसरी भी डिक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव है। डेक्लेरेटिव में जैसे ये आप, न्यू फॉर्म है उसकी, जी, इसमें न्यू फीचर, फॉर्म इसको कह सकते हैं जी, नेक्स्ट जेएस के साथ जो ये आ रही है। आपने ना, मैंने ये आपको डेक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव थोड़ा सा समझाने के, ये समझाने के लिए बताया है कि कैसे हम मूव करते हैं फीचर्स के ऊपर, कैसे हम एक चीज को जो अपनी आसानी ढूंढ के नई चीजों के ऊपर मूव करते हैं और उससे हमें क्या फायदे होते हैं। ये ये भी नेक्स्ट जेएस में तो आपने बताया ना ये भी, कंप्लीट सेट ऑफ जी, इंस्ट्रक्शंस और कंप्लीट हर चीज के साथ कंप्लीट होता है ये। नेक्स्ट जेएस भी डेक्लेरेटिव है, रिएक्ट भी डेक्लेरेटिव है, ये और भी ये डिक्लेरेटिव, ठीक इम्पेरेटिव हो है। गया, ठीक है। ठीक हो थोड़ा ठीक हो सा आपको वो मैं इसकी एग्जांपल अगर ऐसे दे दूं कि आप कहीं, ये एग्जांपल इसी सेंस में ही आ जाती है, आई ठीक थिंक हो जी वो रेहान ये भाई, जो क्लियर है। जिस वक्त अभी लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैं सही। अहमद भाई, आप काइंडली डिफरेंस इनको बताइएगा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का। मैं थोड़ा जी सा जी, ये रिएक्ट के हम यूज क्यों कर रहे हैं नेक्स्ट। ओके ओके ओके। नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है जो बिल्ड हुआ है रिएक्ट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट जेएस क्या है? फ्रेमवर्क है जो बिल्ड हुआ है रिएक्ट के ऊपर। यानी जितना भी यूजर इंटरफेस वाला काम है, यूआई बेस्ड काम है, कॉम्प्लेक्स यूआई बेस्ड या कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच जो है, वो हम यूज करेंगे रिएक्ट से ही। यानी उसके लिए नेक्स्ट जेएस में हम क्या यूज करेंगे? रिएक्ट ही यूज करेंगे उसमें। लेकिन नेक्स्ट जेएस उसके अलावा क्या दे रही है, ये हम देखते हैं। अब मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि हमें रिएक्ट जेएस के साथ रिएक्ट राउटर भी करना पड़ता है, बेबल भी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, वेब पैक, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और पैकेजेस और टूल्स करने पड़ते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या करती है? नेक्स्ट कहती है कि आप वो भी ना करो, डेवलपर के लिए इतनी आसानी क्रिएट करती है, कहती है कि आप वो भी ना करो। नेक्स्ट आपको वो सारा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देती है। एक तो ये फायदा है इसका, जो सेटअप है उसको सिंप्लीफाई कर देती है। ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट का सेटअप है उसको सिंप्लीफाई कर देगी। इसके अलावा भी इसके जो है, अब वो सेटअप में ये चीजें सारी आ जाती हैं, कंपाइलिंग, मिनिफाइंग, बंडलिंग, कोड स्प्लिटिंग, ये सेटअप में आ जाती हैं। ठीक है। कंपाइलिंग, मिनिफाइंग, बंडलिंग, कोड स्प्लिटिंग। दूसरा ये क्या करती है, इसके अपने एडिशनल फीचर्स भी हैं। ये सर्वर साइड रेंडरिंग भी करती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग, ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड्स, स्टैटिक साइट जनरेशन, और इसके बाद एक और फॉर्म है इंक्रीमेंटल आईएसजी, इंक्रीमेंटल सर्वर रीजनरेशन, साइट रीजनरेशन। तो हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जेएस क्या है? फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में अगर आप, एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि फ्रेमवर्क जो है ना, वो स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होता है रूल्स के साथ, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी में थोड़ा सा आप ओपन होते हो। अभी इसी टॉप फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में जो डिफरेंस है ना, अहमद भाई आपको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अहमद भाई, ओवर टू यू। जी जी, अच्छा, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क के डिफरेंस को वैसे तो हमने वहाँ ऑन साइट क्लास के अंदर भी काफ़ी डिस्कस किया था। लाइब्रेरी को आप यूं समझ लें कि कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट कैन बी यूज बाय एनी प्रोग्राम। मतलब कुछ ऐसा कोड हमें मिल जाता है जिसको हम कोई अपनी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। अब कुछ बहुत छोटी छोटी लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमें एक डाटा टेबल है, उस डाटा टेबल को हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्री रिटन कोड जो है ये गिटहब के ऊपर और इस तरह मतलब हमें मिल जाते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं।
वेयर एज फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेमवर्क बेसिकली एक फुल फ्लेज आप कह लें कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी होगी वो सारे का सारा उसके अंदर पहले से रूल्स बने हुए हैं। आपने उसके राउट्स को कैसे डिफाइन करना है वो पहले से तय है, उसके रूल्स हैं, उसको आपने फॉलो करना है। वेयर एज लाइब्रेरी को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, मतलब लाइब्रेरी फ्लेक्सिबल है और फ्रेमवर्क को अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। अगर अगर इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जाएं तो लाइब्रेरी के एग्जांपल में एक बहुत अच्छी जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज लाइब्रेरी लाइक जेक्वेरी है, वो भी एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट है, वो भी लाइब्रेरी है। और अगर हम फ्रेमवर्क्स में जाते हैं तो फ्रेमवर्क्स में लारावेल एक फ्रेमवर्क है, कोड इग्निटर फ्रेमवर्क है। तो इस तरह मतलब जो है वो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। लाइब्रेरी को आप समझें कि वो छोटे पैमाने के ऊपर काम करने के लिए, और फ्रेमवर्क जो है, अच्छा इसमें यह भी है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं कुछ कुछ नई फंक्शनैलिटी तो आप लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे। और अगर आप सारे का सारा स्ट्रक्चर ही चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इट डजेंट मैटर कि मुझे रीबिल्ड करना पड़ता है सारे का सारा कोड अपना, या क्या है, मैं एक मतलब कि नए सिरे से और एक रूल्स के मुताबिक चलना चाहता हूँ, तो फिर आप फ्रेमवर्क में जाएंगे। पहले इस तरह हुआ करता था कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती थी, कस्टम प्रोग्रामिंग भी उसको हम लोग कहते थे। उसमें मतलब सिंपल क्या, फंक्शंस यूज कर लिए या कुछ पेजेस बना लिए और उनको इंक्लूड कर लिया दूसरे पेजेस के अंदर। तो उसके बाद ये फ्रेमवर्क्स आ गए, फ्रेमवर्क्स ने आके काम काफ़ी सारा आसान भी कर दिया। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो फिर वो मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी। कोई कंफ्यूजन है तो उस पर क्वेश्चन करें ज़रा। मेरा तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि ये लारावेल हमेशा क्यों आता है और सबसे पहले ही क्यों होता है? नहीं यार ये पहले नहीं आया, तीसरे नंबर पे आया है। अच्छा गाइस, कोई फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस अगर मजीद किसी को पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। मैंने कोशिश तो की है कि मैं आसान अल्फाज में उसको डिस्कस कर सकूं, लेकिन फिर भी तो अगर आप और भी उसका दोबारा दें, मतलब ये है कि आपने जब लाइब्रेरी में काम करना होता है तो इजी, यानी इजी का इजी आप कह रहे हैं ना, इजी और आसान चीज़ों के ऊपर वो करता है, और अगर कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करना होता है फ्रेमवर्क्स के ऊपर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये ये आसान क्या है, मुश्किल क्या है इसमें, ये आप थोड़ा सा बता दें। अहमद आसान भाई, मुश्किल की एक बात। एक ऐड जी। करना चाहूंगा मैं इसमें, मुदस्सिर साहब, इसमें ना कुछ और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं कि आप देखें, अगर आपकी तो छोटी सी कोई ऐप है तो आप ये देखते हैं, अब यूज केसेस पे डिपेंड करता है कि आप छोटी सी लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी यूज करके वो काम कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी में फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, फीचर्स कम होते हैं, जबकि फ्रेमवर्क में फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, फीचर्स ज्यादा होंगे। आपने कोई बहुत बड़ी ऐप बनाना चाह रहे हैं, कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स ऐप है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। अहमद भाई जी प्लीज। जी रिहान भाई, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। देखें, फ्लेक्सिबिलिटी तो है आपके पास लाइब्रेरी में, और डेफिनेट लाइब्रेरीज का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। इवन फ्रेमवर्क के अंदर भी आप लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेमवर्क जो है वो आपको फुल फ्लैज चीज़ दे देता है और उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्रेमवर्क के अंदर भी आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, उनको आप कॉल करते हैं, उनको आप यूज़ करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक काम आपका अगर लाइब्रेरी से हो रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है कि सारे का सारा स्ट्रक्चर आप चेंज करें। लेकिन बाज दफ़ा जिस तरह अभी हम नेक्स्ट जेएस के केस में हम जा रहे हैं, तो अभी हम सर्वर साइड रेंडरिंग चाह रहे हैं, हम इसकी फास्ट पेज लोडिंग चाह रहे हैं। मतलब इसमें फीचर्स हम देखेंगे ना कि ये जो फ्रेमवर्क जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं उसमें हमें इतना सारा कुछ मिल रहा है, तो फिर हम लाइब्रेरी की बजाय फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। हम यानी रीस्ट्रक्चर करेंगे सारे का सारा अपना सॉफ्टवेयर का जो यानी कोड सर कोई होगा। छोटी साइट हो, नई साइट जिस पर हम लोगों ने अभी बनानी है शुरू के अंदर, तो वो उसके लिए भी बेस्ट है फ्रेमवर्क। हाँ जी, हो सकता है। अभी तो हमने तो नेक्स्ट ईयर में ही काम करना है, ठीक है। लेकिन तो यानी वो पहले वक्तों के अंदर ये करते थे लाइब्रेरी के अंदर काम, या क्या होता था? नहीं, अभी भी करते हैं, अभी भी अच्छा, करते हैं। अभी भी करते हैं। जी हाँ। तो काम करने का तरीका राम भाई, दोनों में एक ऐसा है? नहीं है कि फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा स्पेस लेता है हमारी मेमोरी की। बहुत सारी चीजें हमने कभी भी यूज नहीं करनी होती लेकिन वो खामा खा इंस्टॉल हो जाती हैं। जी, ये बात भी दुरुस्त है आपकी। सर वही हम तो बात एक कर रहे तरह थे से ना कि डिसएडवांटेज नहीं है फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी पे जी।
सॉरी सर। देखिए ये केस टू केस डिपेंड करती है ना, बात वेरी करती है कि मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपका एंड गोल क्या है। अब एक एंड गोल है कि हमने कोई सीएमएस बनाना है, कोई हम बनाना चाह रहे हैं, ईआरपी बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें तो फिर हम लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे ना, उसमें तो हम फ्रेमवर्क की यूज करेंगे। फ्रेमवर्क अगर आपकी स्पेस एक्वायर करता है तो साथ में आपको सिक्योरिटी के फीचर्स दे रहा होता है, साथ और बहुत से ऐसे फीचर्स मिल रहे होते हैं जो बहरहाल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं होते। तो हमने एक बिग पिक्चर देखनी है, हमने देखना है कि हम हमारा एंड गोल क्या है। एंड गोल अगर हमारा एक मतलब सिक्योर और बड़े लेवल की एक एप्लीकेशन बनाना, स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना, तो फिर डेफिनेट हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। वो अल्टीमेटली हमने यूज केस देखना है। और सेकंडली अभी चैट के ऊपर भी देखिएगा, विशाम ने बड़ा अच्छा ये ओके। बताया कि न्यू डेवलपर्स कैन डू ब्लंडर्स यूजिंग लाइब्रेरी ड्यू टू लेस नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस, सो फ्रेमवर्क हेल्प्स अस टू रेगुलेट कोड विदाउट नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस। ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक का है। अच्छा, बात फिर एंड पे वही यूज केस के ऊपर आ जाती है। देखें अभी फीचर्स जो है ना, जो वेब डेवलपमेंट है ना, वो बहुत तेजी से चेंज हो गई है। अब हमने आगे जाके अपनी वेब एप्स में एआई को भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो वो हमारे लिए आसान है, लाइब्रेरी से फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं वो चीजें। तो नेक्स्ट जितना भी है, देखिए फ्रेमवर्क कोई नई चीज आती है ना, फीचर्स के साथ आती है, तो वो इसीलिए आती है कि मतलब एक तो आपको आपकी आसानी के लिए आपको उसमें फीचर्स और दे गए। और जब वो ये चीज नहीं आती है तो फिर सारी दुनिया उसको अडॉप्ट करती है। जिस तरह से नेक्स्ट जीएस की अडॉप्शन है, बहुत तेजी से लोग अडॉप्ट कर गए। चलें मैं आगे इसको करता हूँ। ये तो मतलब ये ऐसी डिस्कशन है कि जिसका कोई मतलब अभी हाँ हमारे जी, लेवल इसका के कुछ, ऊपर हाँ रू इसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलेगा। सिंपल ये है कि हमें पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, दोनों की लिमिटेशंस क्या है।